हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक चर्चा करने जा रहे हैं एक मुद्दे पर, जिसका मुद्दा है यूक्रेन और रशिया में छिड़ा हुआ युद्ध। आप सबको सोच के लग रहा होगा कि इस मुद्दे को आज के टाइम पर छेड़ने का क्या मतलब है। देखिए, मेरा मानना है कि कुछ तर्क ऐसे मेरे पास हैं जिससे आप सबको ये साबित करना, आप सबको ये सोचना है कि यूएसए की इस युद्ध में कितनी भागीदारी है और कितनी नहीं। मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी और सोचा कि आप सबसे ये बात डिस्कस की जाए। तो आज के इस टॉपिक में मैं इसी बात को अपने तरफ से साबित करने का प्रयास करूँगा, पर फैसला आप सब ने इस बात का करना है कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। देखिए, आप सबके सामने मैं सिर्फ तर्क पेश करूँगा, फैसला सिर्फ आपने लेना है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं किसी भी राज्य पर आरोप लगाने से बचूँगा कि ये राज्य ऐसे कर रहा है। खासकर यूक्रेन, रशिया और यूएसए, इन सभी राज्यों पर मैं कोई भी आरोप लगाने से बचूँगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि इन राज्यों का कोई ना कोई दोष इस पूरे के पूरे युद्ध में है ही है। बस कुछ तर्क जो मुझे लगे मुझे आपके साथ बांटने चाहिए, तो वो इस वीडियो के ज़रिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये कहानी आप सबके मुताबिक शुरू हुई है 24 फरवरी 2022 को, पर अगर मैं अपने तर्कों से बात करूं तो मेरा मानना है कि ये पिछले साल अक्टूबर महीने से शुरू हुई है। अक्टूबर महीना 2021। तब के टाइम यूएसए के बारे में अगर हम बात करें, यूएसए की इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो तब के टाइम उनका इन्फ्लेशन रेट यूएसए का इन्फ्लेशन रेट तब के टाइम पर करीब 7% से भी ऊपर था। देखने वाली बात है कि इन्फ्लेशन रेट अगर 7% से ऊपर हो, मौजूदन अगर माने तो 6% से भी ऊपर चला जाए तो उसे एक चिंता का मुद्दा माना जाता है। उस पर बहुत ही गंभीर चर्चा की जानी चाहिए। ऐसा ही कुछ यूएसए में भी चल रहा है आज के मौके पर। अब बात करेंगे आपको मोटा मोटा सा बताने के लिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, जिसको हिंदी में हम महंगाई दर भी कह देते हैं। तो ये होता क्या है। अगर मान लीजिए आपको 2020 में कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आपको मान लीजिए 10 रुपये में मिल रहा है, और वही प्रोडक्ट 2021 में 11 रुपये का हो जाता, तो हम देखेंगे कि आपकी करेंसी की पावर कितनी कम हुई है। एक तरह से देखें, अगर है तो वही नोट है। अगर आप माने कि आप बाज़ार से कोई भी एक बिस्किट का पैकेट लेने भी चाह रहे हैं, तो हम मानेंगे कि एक 10 रुपीज़ का नोट है जिसकी इतनी पावर है कि वो आपको एक पैकेट बिस्किट का ख़रीद के दे सके। पर इन्फ्लेशन रेट, उसके तहत क्या होगा, इसी नोट की ख़रीदने की पावर, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। जो चीज़ पहले 10 रुपये में आ रही थी वही चीज़ अब 11 रुपये में आ रही है। मतलब इस 10 रुपये की पावर कुछ हद तक कम हो गई है। इसकी जो ख़रीदने की शक्ति थी, परचेजिंग पावर थी, वो कुछ हद तक कम हो चुकी है। इसलिए अब आपको ये अकेला 10 रुपये का नोट वो एक बिस्किट का पैकेट के ख़रीद के नहीं दे सकता अब, क्योंकि वो 11 रुपये का हो चुका है। तो मोटा मोटा से मानेंगे कि जिस दर से रेट बढ़ा है बिस्किट के पैकेट का, जैसे 1 रुपये बढ़ा है, तो 1/10, 10 रुपये उस बिस्किट का पहले पैकेट का दाम था। बिस्किट के पैकेट का पहले दाम 10 रुपये था, अब 1 रुपये से बढ़ गया, और इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप देखें कैलकुलेशन करके, 10% आंसर आ रहा है। तो अगर देखा जाए इस बिस्किट के पैकेट के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10% है। पर ध्यान रखना, इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक बिस्किट के पैकेट का इन्फ्लेशन रेट है। अगर आप पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में कुछ चीज़ें सस्ती भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें महंगी भी हो रही हैं, तो उनका ओवरऑल एक सम अप करके देखा जाता है कि इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा और कितना कम हुआ। अब दूसरी बात, इन्फ्लेशन रेट को काबू करने का काम होता है आरबीआई का इंडिया में। अगर किसी कंट्री की बात की जाए तो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि उस कंट्री के इन्फ्लेशन रेट को वो काबू करें। तो हमारे देश में ये काम आरबीआई कर रही है।
और अगर यूएसए के केस में देखा जाए, वहाँ पर फेडरल बैंक है जो इस चीज़ को निगरानी में रख रही है। तो अब यहाँ पर मुद्दा कैसे शुरू हो रहा है? आप सोचेंगे कि इकोनॉमी से इतना बड़ा असर कैसे आ सकता है। तो देखिए, अगर यूएसए में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फेडरल बैंक उसे काबू करने का प्रयास करेगा अपनी तरफ से। काबू किया कैसे जाएगा? अब यहाँ से तीसरा पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन रेट का कारण क्या होता है। देखिए, मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, डिमांड और सप्लाई। अगर मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम रह जाए, तब हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि तब महंगाई बढ़ेगी, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। अगर उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सप्लाई बहुत कम है, अगर आप उदाहरण के तौर से समझें तो आप एक गाड़ी का उदाहरण ले सकते हैं। अगर वही गाड़ी शोरूम में बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा, पर उसकी डिमांड उतनी नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि उस गाड़ी का जो दाम होगा वो बहुत कम होगा। पर उसी गाड़ी की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पर सप्लाई उतनी ना आ पाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उस गाड़ी का दाम एकदम से बढ़ जाएगा और तब के टाइम हम कहेंगे कि वो इन्फ्लेशन रेट के अंडर आ चुकी है। उस गाड़ी का दाम जो है इन्फ्लेशन में आ चुका है, दाम उसका बढ़ चुका है। यही चीज़ इकोनॉमी में होती है, जब इकोनॉमी में एकदम से डिमांड बढ़ जाए। ये सब का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण आप सबको पता होगा, कोरोना। कोरोना पैंडेमिक के बाद मार्केट एकदम से खुली। एकदम से मार्केट खुलने के कारण हुआ क्या? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई लोगों की, पर सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही थी। सप्लाई ना आने के अपने अपने कुछ कारण हैं, जैसे एकदम से फैक्ट्री में वर्कर्स की अनअवेलेबिलिटी रही, वो वहाँ से गैर हाजिर रहे। कुछ कंपनियों को अपना बिज़नेस दोबारा शुरू करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि तब के टाइम उनको बहुत सारा घाटा भी हुआ। उस घाटा को पूरे करने में ही उनको बहुत ज़्यादा समय लग गया, जिसके कारण इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया में भी बढ़ा, हर कंट्री में बढ़ा, तो उसी तरीके से यूएसए में भी बढ़ा। अब यहाँ से अगला पॉइंट अगर देखें, इन्फ्लेशन रेट को काबू करने के लिए कुछ चीज़ें हर इकोनॉमी में की जाती हैं। हर सेंट्रल बैंक एक चीज़ करता है जो कि हम लोन रेट से समझ सकते हैं। ऐसे मौके में होता क्या है कि लोन रेट एकदम से बढ़ा दिए जाते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, एकदम से आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूते, धीरे 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 कर करके बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां पर सेंट्रल बैंक को लगे कि अब हमें कैश फ्लो जो है मार्केट में या इकोनॉमी में उसको कम करने की जितना हम टारगेट सोच के बैठे थे वो हमारा इतने लोन रेट से पूरा हो सकता है। अब अगर लोन रेट की बात की जाए तो इंडिया के मामले में उसे हम कहेंगे रेपो रेट। देखिए, रेपो रेट क्या होता है? मोटा मोटा सा इतना समझ लीजिए कि रेपो रेट वो रेट है जिस दर पर आरबीआई किसी भी बैंक को या सरकार को अपनी तरफ से लोन दे रही है। जैसे कि आज के टाइम में अगर रेपो रेट की बात की जाए तो 5.90% हो चुका है। मतलब अगर सरकार या कोई भी बैंक आरबीआई से आकर लोन मांगे, उनसे उधार मांगे, तो आरबीआई कहेगा कि ठीक है, आप मुझसे पैसे ले जाइए और कुछ टाइम बाद जितने भी समय के लिए आपको पैसे चाहिए उतने समय के मुताबिक आपका इतना ब्याज बनेगा, 5.90% आपका ब्याज बनेगा, तो उसके हिसाब से हमें पैसे वापस कर दीजिएगा। बस रेपो रेट का इतना सा ही मतलब होता है यहाँ पर। तो आगे कहानी शुरू कैसे हो रही है? देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप आज के टाइम में भी देखें तो यूएसए की इकॉनमी अभी भी रिकवर नहीं हो पाई। अभी भी वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा दर पर बढ़ा हुआ, इतना कि अभी तक उनसे काबू नहीं हो रहा। इस चीज़ के सॉल्यूशन में किया क्या जाए? देखिए, एक सॉल्यूशन तो था कि लोन रेट को बढ़ा दिया जाए। वो यूएसए ने भी किया, इंडिया ने भी किया। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अभी कुछ हद तक काबू में आ रहा है, पर यूएसए का अभी भी काबू में नहीं आया।
इतना इन्फ्लेशन रेट यूएसए में पहले कभी नहीं आया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो अभी के लिए उतने ज़्यादा तैयार नहीं थे इस मुसीबत के लिए, क्योंकि पहले इतना इन्फ्लेशन रेट कभी नहीं आया था और लास्ट टाइम आया था 1982 में। सन 1982 में इतना इन्फ्लेशन रेट गया था, इससे भी ज़्यादा गया था तब के टाइम। जहाँ तक मेरा मानना है 8.2% का इन्फ्लेशन रेट था तब के टाइम में यूएसए में। तो इतना इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली कितना रहना चाहिए? 2 से 6% के बीच बीच। आइडियली अगर माना जाए तो उसे हम 4% मानते हैं, पर उसमें ±2% की एक विंडो दी जाती है, जिस विंडो के बीच में सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करें। अब यहाँ से मुद्दा आगे देखते हैं कि आगे की कहानी यहाँ से कैसे बढ़ती है। देखिए, अगर हर इकोनॉमी की बात की जाए तो हर इकोनॉमी किसी न किसी चीज़ के एक्सपोर्ट से चल रही होती है। अब डिपेंड करता है कि वो एक्सपोर्ट किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, किस चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस रॉ मटेरियल का है, या कोई गेहूँ अनाज है, क्या चीज़ है, उस चीज़ के एक्सपोर्ट पर भी इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो अगर यही केस यूएसए में देखा जाए तो यूएसए में इन चीज़ों पर चर्चा में सबसे पहली चीज़ आती है डिफेंस इक्विपमेंट्स, जिसमें हम कह सकते हैं किसी भी तरह के वेपन्स, जैसे गन्स हो गई, मिसाइल्स हो गई, कोई भी माइंस हो जाती है। और अगर डिफेंस के तहत और चीज़ें देखी जाएं तो आप कह सकते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट्स हो गए या सबमरीन्स हो गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक डिफेंस में इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी कई चीज़ें होंगी। अब इन चीज़ों की मार्केट होगी कैसे? अगर कहीं पर युद्ध छिड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर युद्ध छिड़ेगा तभी इन चीज़ों की डिमांड आएगी। अगर डिमांड नहीं है तो इन चीज़ की सप्लाई भी नहीं जाएगी। सभी देश आपस में शांतिपूर्वक बैठे हैं। अब इस चीज़ का यूएसए ने फ़ायदा लिया, तो लिया कैसे? देखिए, आप सबको पता होगा नाटो के बारे में। नाटो एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें लगभग 30 कंट्रियों की भागीदारी है। इन 30 कंट्रीज़ में ध्यान रखने वाली बात है यूएसए भी शामिल है, और बाकी कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ है। सभी की सभी नहीं है, पर 29 कंट्री बाकी यूरोपियन ही है। तो मामला यहाँ पर बढ़ा कैसे? देखिए, अगर यूक्रेन की बात की जाए, यूक्रेन की जगह बेलारूस को भी कहा जा सकता था, और कोई कंट्री भी उस चुनी जा सकती थी, पर यूक्रेन को ही क्यों चुना गया? जो मेरा मानना है, अगर यूक्रेन और रशिया की बाउंड्री को ध्यान से देखा जाए तो यूक्रेन ही ऐसी एकलौती कंट्री है जो रशिया से समुद्र के राह या भूमि के ज़रिए या वायु के ज़रिए अपनी बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करती है। अगर रशिया पर बाय नेवी, बाय टेरिटोरियल आर्मी या बाय एयरफोर्स हमला करना हो, तीनों तरह से हमला करना हो, तो सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजिक पोजीशन यूक्रेन ही मानी जा सकती है। तो अगर यूक्रेन और रशिया में युद्ध करवाना हो तो क्या हो, कैसे हो, इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। अब अगर नाटो को आप समझें एक बार के लिए, नाटो कंट्रीज़ सभी आपस में एक सलाह करके बैठी हुई हैं। इन सब के आपस में सलाह क्या हुई? इन सब ने एक ट्रीटी को साइन किया। इसकी पूरी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नाम में ही ये ट्रीटी पड़ा रहा है। अब इन सब में ट्रीटी साइन क्या हुई कि अगर हम 30 कंट्रीज़ में किसी भी एक कंट्री पर कोई भी कंट्री हमला कर देती है, कोई भी देश हमला करता है, तो हम सभी उसके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। अब ये चीज़ का फ़ायदा यूएसए भी उठा सकता है। यूएसए कैसे उठाएगा? अगर नाटो का ही कोई मेंबर, नाटो का ही कोई सदस्य या रशिया से जंग छेड़ दे।
अब ये काम हो तो कैसे हो, क्योंकि कोई भी ऐसी नाटो कंट्री नहीं है जो रशिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हो। बेलारूस बहुत अच्छा मित्र है रशिया राज्य का। पर बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन और रशिया में थोड़ी बहुत अनबन चल रही थी। कुछ कह लीजिए इसका कारण ये भी था कि रशिया और यूक्रेन ये कभी एक हुआ करते थे, पर कुछ समस्या के दौरान, कुछ बातों के कारण यूएसए से यूक्रेन वाला हिस्सा अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने यूक्रेन में रहने वाले जो रशियन लोग थे, रशियन मूल के लोग थे, उन्होंने वहाँ से रहने में ऐतराज़ जताया। वो वहाँ रहने में पूरे संतुष्ट नहीं थे। कुछ यूक्रेन के लोग थे जो रशिया में फंस गए, वो यूक्रेन आना चाहते थे, वो वहाँ फंसे हुए हैं। सो एक तरह से अगर देखा जाए, इंडिया और पाकिस्तान वाला ही वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई थी। वहाँ पर एक ऐसा केस बन गया था। तो इस चीज़ का फ़ायदा मैं जो मान सकता हूँ कि यूएसए ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। उठाया कैसे? यूएसए ने यूक्रेन को कहा कि आप हमारे नाटो के मेंबर बन जाइए और बदले में हम आपको पूरी की पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यूक्रेन को नाटो और यूएसए की तरफ से, सारी की सारी नाटो कंट्री से एक ऑफ़र आई कि आप हमारे एसोसिएशन में आ जाइए और हम आपको सुरक्षा प्रदान करने का वादा करते हैं। यूक्रेन ने सोचा कि ठीक है, किया भी जा सकता है, बहुत बढ़िया बात है। मैं रशिया से अपनी सुरक्षा को निश्चित कर सकता हूँ। अगर आगे जाकर कभी भी युद्ध छिड़ता है, कभी भी जंग हो जाती है, तो मेरे साथ नाटो कंट्रीज़ खड़ी होंगी। पर इस चीज़ से रशिया को बहुत एतराज़ था। हो भी क्यों ना, रशिया के और नाटो कंट्रीज़ के बीच में एक यूक्रेन ही तो था जो बफर स्टेट का काम कर रहा था। बफर स्टेट नाम से भी एक कंसेप्ट बहुत आपको पढ़ने में मिलेगा हिस्ट्री में और पॉलिटिक्स में। बफर स्टेट होती क्या है? जैसे मान लीजिए अगर यूक्रेन पर कोई हमला होता है, तब रशिया एक तरह से सावधान होकर बैठेगा। वो पहले ही सावधान हो जाएगा कि अगर यूक्रेन पर हमला हो चुका है तो बाद में मेरे पर हमला होगा, तो मैं अभी से ही अपनी तैयारी करके रखता हूँ। पर कोई भी कंट्री, कोई भी देश रशिया पर सीधा आक्रमण नहीं कर पाएगा अगर वो उस रास्ते से आएगा जिस रास्ते में यूक्रेन आ रहा है। तो इसी तरह अगर समझें, यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह से काम कर रहा है, एक तरह से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि पहले यूक्रेन को कब्ज़े में लेना होगा, फिर कहीं पर जाकर हम रशिया तक पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी चीज़ करने के लिए कौन इतनी मेहनत करे? यही चीज़ सोचकर कभी किसी ने अटैक ही नहीं किया, कभी जंग ही नहीं छिड़ी इस मामले में। पर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि नाटो कंट्रीज़ को यूएसए ने इन्फ्लुएंस किया कि आप ये ऑफ़र दीजिए यूक्रेन को। यूक्रेन ने भी ये ऑफ़र मान ली। यहाँ से ही मेन कहानी शुरू हो रही है, यहाँ से ही मूल रूप से मामला शुरू हो रहा है कि इन दोनों में जंग छिड़ चुकी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यूएसए बैठ के सारी कहानी देख रहा है कि दोनों में जंग छिड़ चुकी है। मैं इस जंग से क्या फ़ायदा ले सकता हूँ? फ़ायदा लेना क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हुआ है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, धीरे धीरे वो रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे हाल में उन्हें अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब किया क्या जा सकता है? या तो एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ा दिया जाए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो और वो उस कमाई को देश में लगा सके। अब वो कमाई होगी कैसे? जब यही यूएसए इन सभी को डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा, तो कुछ ना कुछ बदले में इन कंट्रीज़ को भी देना पड़ेगा। और वो देंगे क्या? जो इन्हें चाहिए, डॉलर्स। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी अपने आप ही मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। अब इससे दूसरा फ़ायदा यूएसए को क्या हुआ
देखिए, अगर आपने गौर किया हो, इसी साल 6 महीने के अंदर अंदर, तकरीबन 8 महीने कह लीजिए, 6 महीने कह लीजिए, इतने महीने के अंदर अंदर एकदम से ही यूएसए का जो डॉलर है उसने दाम अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका जो डॉलर था उसकी मार्केट में वैल्यू एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। अब वो क्यों हुआ? देखिए, आपको मैंने पहले डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताया था कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए और सप्लाई बहुत कम हो जाए तो उस चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यही चीज़ हम डॉलर के मामले में मान लेते हैं। अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डॉलर्स। अब मार्केट में डॉलर्स की अमाउंट तो बहुत लिमिटेड होगी। अगर प्रिंटेड करेंसी के बारे में बात की जाए तो वो तो बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा तो नहीं है। अब कंट्रीज़ क्या कहेंगी कि हमें बहुत ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए। अब डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने हैं तो यूएसए कहेगा कि ठीक है, आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए, कोई बात नहीं, आप मुझे डॉलर दीजिए, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स देता हूँ। चाहे यूक्रेन को चाहिए, चाहे रशिया को चाहिए, जिसको मर्जी चाहिए। बात यहाँ पर एक और गौर करने वाली ये है कि रशिया और यूक्रेन में से सिर्फ अभी के लिए यूक्रेन ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंड हो रहा है, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो रहा है। तो यूक्रेन ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वेपन्स खरीद रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि मार्केट में डॉलर का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। डॉलर की एकदम से डिमांड बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई यहाँ पर? देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स और भी कंट्रीज़ प्रोवाइड कर सकती थी। ऐसे नहीं है कि और कोई कंट्री नहीं कर सकती, चाइना भी कर सकता था, जापान भी इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकता था। पर हुआ क्या? यूएसए ने एक और चाल चली। आपको पता होगा डब्ल्यूएचओ ने सीधा सीधा ब्लेम चाइना पर डाला, एक स्टेटमेंट दी जिसके तहत उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा ब्लेम, सबसे बड़ा कारण चाइना ही है। जब ये खबर मार्केट में आई तो चाइना से सभी कंट्रीज़ ने, सभी देशों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। सभी कंट्रीज़ ने वहाँ से किनारा कर लिया। उसके फलस्वरूप हुआ क्या? चाइना की इकॉनमी एकदम से डाउन जाने लग गई, एकदम से उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। उसके कारण उनकी जो करेंसी थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। एकदम से करेंसी गिरने से उनकी इकॉनमी डाउन हो गई। उनकी इकॉनमी गिरी तो उन्होंने वो चीज़ों की जो सप्लाई सोची थी कि हम भी ऐसे चीज़ें एक्सपोर्ट करके अपनी इकॉनमी को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को हेल्प कर सकते हैं, वो चीज़ उनकी तब के टाइम काम नहीं है, आज भी नहीं आ रही। आज भी अगर देखें मार्केट में, आप बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो शायद आप ये चीज़ ज़रूर देख रहे होंगे आज के टाइम में कि ये मेड इन चाइना तो नहीं। यही चीज़ बाकी भी कंट्रीज़ कर रही हैं, बाकी सभी देश ये चीज़ कर रहे हैं। बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चल पड़ा तब के टाइम, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ। और चाइना से कोई भी चीज़ खरीदने से सभी कंट्रीज़ ने मना कर दिया, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे छोटे से छोटा खिलौना ही क्यों ना हो, सभी चीज़ें लेने से मना कर दिया। जापान इस मुद्दे से पहले ही किनारा करके बैठा था। जापान ने इसमें अपनी दखलंदाजी देने सही नहीं समझी। तो यहाँ पर रह कौन गया? सिर्फ यूएसए ही रह गया जो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे सकता है। डिफेंस की कोई भी चीज़ उन्हें चाहिए वो दे सकता है। सिर्फ यूएसए के पास ही इन सब चीज़ों की सप्लाई है। तो इसी चीज़ का यूएसए ने फ़ायदा उठाया। यूएसए ने इन सभी को चीज़ें सप्लाई करनी शुरू कर दी, यूक्रेन को सप्लाई करनी शुरू कर दी। और हुआ क्या? डॉलर की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई। वैल्यू बढ़ने का रीज़न सिर्फ इतना था कि सप्लाई उतनी नहीं है। किसी टाइम पर जब भी कोई लेना देना हो रहा था मार्केट में तो सिर्फ डॉलर नहीं यूज़ किया जाता था। तब के टाइम सिर्फ डॉलर इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तब के टाइम कोई भी करेंसी यूज़ हो सकती थी। अगर आज के टाइम में देखें, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएसए ही कर रहा है। इंडिया के मामले में देखें तब भी इंडिया में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यूएसए की तरफ से आ रहे हैं। यूएसए और भी कंट्रीज़ को चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम में। तो सबसे बड़ी मार्केट आज के टाइम में अगर देखें तो यूएसए ही बनाई बैठा है।
इसकी ही सबसे बड़ी मार्केट बनी हुई है आज के टाइम में, जिसके कारण इसका डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर गया हुआ। इन चीज़ों से यूएसए ने अपनी इकोनॉमी को बहुत हद तक काबू में लाना शुरू कर लिया। और अगर इसके फलस्वरूप देखा जाए तो उनका इन्फ्लेशन रेट धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुका है, पर उतना नहीं, क्योंकि ये प्लान कहीं ना कहीं फेल भी हो चुका है। इसका कारण क्या बना? ग्लोबल रिसेशन। देखिए, अगर डिमांड बढ़ेगी, एक बार के लिए बढ़ जाएगी, सप्लाई उतनी नहीं होगी, पर किसी ना किसी मौके पर ऐसी कोई ना कोई मौजूदा स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जब डिमांड एकदम से कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि और कंट्री के पास पैसे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। जब कंट्री के पास पैसे होंगे तभी वो चीज़ों को खरीदेगी। अब एक स्थिति तो ऐसी आनी है, जब मार्केट के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, कंट्रीज़ के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा, कंट्रीज़ कहेंगी कि भाई हमारे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आपसे चीज़ें खरीदे तो खरीदे कैसे, हमारे पास तो बिल्कुल भी कोई भी मनी नहीं है, हमारे सारे फंड्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारी जितनी भी रेवेन्यू हमें टैक्सेशन से कलेक्ट हो रही थी वो भी हमारी ख़त्म हो रही है। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं यूएसए को थोड़ी तो सपोर्ट मिली, थोड़ी तो उन्हें मदद हुई, पर उतनी मदद नहीं हुई जितनी उन्होंने शायद सोची होगी। मैं फिर से कहूँगा कि मैं किसी भी देश पर आरोप लगाने से बच रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा दावे से कि यूएसए ने ये सब चीज़ें जानबूझकर की है, पर मैं कुछ आपके सामने सिर्फ तर्क पेश कर रहा हूँ। ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं, ये सब आपको फ़ैसला करना है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस चीज़ पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए कि यूएसए का इस पूरे के पूरे युद्ध में क्या रोल है, क्या वो ज़िम्मेदार है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करना पसंद करूँगा। आगे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।